अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप ये देखिए कि रूस के अंदर दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या हुआ तो रूस ने फ़ौरी तौर पर यमन से बड़ा मुआहदा कर लिया है। अब ये मुआहदा जिन टर्म्स पर किया गया है ये अमेरिका और इसके इत्तहादियों के लिए इस वक़्त सबसे बड़ी सरदर्द बन चुकी है। इस पर बात करते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इस खित्ते के अंदर कहीं पर कोई मामला ख़राब हो और भारत के पेट के अंदर मरोड़ ना उठना शुरू हो जाए। भारत ने रूस पर किए जाने वाले दहशतगर्दाना हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन खुद भारत के करतूत क्या है, भारत किस तरह रूस के साथ किए जाने वाले अपने मुआहदों की खिलाफवर्जी कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में बड़ी तफसील से ये बताया जाएगा कि 75 साल पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि किसी वजीर आजम से, यानी एक मुंतखब वजीर आजम से इंतहाई अहम ओहदा वापस ले लिया जाए और वो ओहदा मुक्तदरा यानी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे को दे दिया जाए। अब शहबाज शरीफ के पास कौन सा इख्तियार बाकी रह गया है और खुद उनके बारे में उन्हीं के दोस्त, उनके साबका वजीर खजाना और मौजूदा वजीर खारजा लंदन में क्या कहते फिर रहे हैं, ये तमाम तर चीजें इस वीडियो में तफसील से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप शहबाज शरीफ की रोदाद ही सुन लीजिए। अब मामला यह है कि शहबाज शरीफ जो कि अब पीडीएम 2 की हुकूमत के वजीर आजम हैं, इनके पास एक इंतहाई अहम पोर्टफोलियो था जो इक्तसादी राब्ता कमेटी का था। ये वजीर आजम की अपनी बनाई हुई कमेटी है और ये इस्तेहकाक भी वजीर आजम का होता है कि वो इसका सरबराह होता है। लेकिन अब मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इक्तसादी राब्ता कमेटी की तश्कील नौ की है, खुद इसकी सदारत से हटे हैं और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को ईसीसी का चेयरमैन बना दिया है, जबकि कमेटी अरकान में वजीर इक्तसादी उमूर, वजीर तिजारत, वजीर पावर, वजीर पेट्रोलियम और वजीर मनसूबाबंदी को शामिल किया गया है। कैबिनेट विजन की जानिब से इक्तसादी राब्ता कमेटी की दोबारा तश्कील का नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। याद रहे कि इससे पहले इक्तसादी राब्ता कमेटी के चेयरमैन हमेशा वजीर आजम खुद ही बनते रहे हैं। अब लगता यह है कि शायद खजाने के हवाले से, इक्तसादियात के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से वजीर आजम के पास जो एक आखिरी पोर्टफोलियो था वो भी लेकर मोहम्मद औरंगजेब के बारे में यह ख्याल किया जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं और वो खुद तमाम मईशत का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। अब शहबाज शरीफ के पास से ये पोर्टफोलियो भी जाता रहा है। इस पर अहमद वड़ाई से तबसरा करते हुए लिखा कि वजीर आजम ने 22 मार्च को ये कमेटी बनाई, खुद इसके सरबराह मुकर्रर किया गए, इसहाक डार को इसका रुकन बनाया। 23 मार्च को वजीर आजम ने कमेटी दोबारा बना दी। उन्हें 24 घंटे के दौरान कुछ ख्याल आया और खुद को इसकी सरबराही से हटाया, जबकि खुद कमेटी के अंदर मेंबर के तौर पर भी मौजूद नहीं और इसहाक डार को भी इससे निकाल दिया है। शायद लगता है कि इसहाक डार को यही गुस्सा है जिसका इजहार उन्होंने लंदन में बैठकर किया है। वहां जब उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान के अंदर जो आपकी हुकूमत है इसने ट्विटर पर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर बैन लगा रखा है, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे जबकि आप खुद दुनिया के एक ऐसे मुल्क में मौजूद हैं जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बड़े हसास हैं, बहुत सेंसिटिव यहाँ पर मामला हैं। इस पर इसहाक डार ने अपनी हुकूमत को जैसे लताड़ा, जैसे वो एक मुज़हिका खेज अंदाज में ये कहते रहे, हाँ मैं वाईफाई यूज़ करता हूँ, मेरा ट्वीट स्लो स्लो चला जाता है, यहाँ पर मुझे कुछ हाउस ऑफ कॉमन्स के लोग बता रहे थे कि बहुत से मसाइल हैं और हम वहाँ से बिजनेस निकालने और ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। इसहाक डार ने अपनी वजीर आजम को गुस्सा निकालते हुए कैसे लताड़ा है, ज़रा ये वीडियो देखिए। ट्विटर के हवाले से मुझे काफ़ी कंप्लेंट्स मिली हैं। मैं तो वाईफाई इस्तेमाल करता हूँ ट्विटर ट्वीट वगैरह करने के लिए, मेरी चली जाती स्लो है। बट कल मुझे हाई कमिश्नर साहब के अपना गेट टुगेदर इन्होंने रखा था, एक यहाँ के जो हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के और कुछ पाकिस्तान में बिग बिजनेस हाउसेस, तो उनके हवाले से, तो उनमें से एक ने मुझे, क्योंकि दैट एक्चुअली इट्स अ ब्रॉडर थिंग, वो कह रहे हैं जी उसकी वजह से जो हम को 1000 बंदे एम्प्लॉय किए पाकिस्तान में और जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर, वो अब मैं कहते हैं मैं क्या जाके गो एडिडास को या XYZ बड़ी कंपनी को जी वहाँ चूंकि स्लो है तो हमारा काम नहीं चल रहा। तो ट्विटर इज एक्चुअली सेम इशू विद इन दैट। तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे लिख के प्रॉब्लम सारी दे, ये मुझे भेज रहे हैं इंशाल्लाह मंडे को, एंड आई टेक इट अप, उसको देखेंगे। ये आपको पता है कि इसका जो अब्यूज है और जो मिस यूज है वो दैट हैज ट्रिगर्ड अनफॉर्चुनेटली। अल्लाह करे कि हमें हदायत आ जाए। हमने पता नहीं कौन सी कसम खाई हुई है कि पाकिस्तान को नहीं निकलने देना बाबर से। यानी ये वाज़ेह हो गया कि इसहाक डार को ये गुस्सा था कि पहले मुझे वज़ीर ख़ज़ाना नहीं बनाया,
फिर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के अंदर डाला और 24 घंटे बाद ही आपने निकाल दिया, तो पूरी दुनिया फिर जिस पर तनकीद कर रही है, लें मैं भी उसका भांडा फोड़ देता हूं और बता देता हूं कि मेरी ही हुकूमत ने इस पर बैन लगा रखा है, ट्विटर को बंद किया हुआ है और इसको फौरी तौर पर खोलना चाहिए। जहां फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का ये मामला है, वहां दो बड़ी अहम खबरें हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप ये देखिए कि रूस के अंदर मॉस्को में दहशतगर्दी का हमला हुआ। रूस की फोर्सेस ने फौरी तौर पर तमाम हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। रूसी सदर पुतिन का इस पर बयान भी आया, लेकिन आने वाले 24 घंटे के अंदर उन्होंने ये हमला करवाने वालों को बड़ा वाज़ेह तौर पर आईना दिखा दिया है। हुआ ये कि रूस और यमन के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया है। यमनी हौसियों ने बहीरा अहमर के अंदर मुकम्मल ब्लैकआउट किया हुआ था, वहां से कोई शिप नहीं गुजर सकता था, लेकिन अब यमनी हौसियों ने वाज़ेह कर दिया है कि रूस का शिप, खा वो तिजारती शिप हो या मिलिट्री इक्विपमेंट पर मबनी शिप हो या रूस की नेवी का कोई शिप हो, ये बहीरा अहमर के अंदर से गुजर सकता है। इसे यमनी हौसी निशाना नहीं बनाएंगे। अब इस एक खबर ने अमरीकी ऐवानों में नेटो के इत्तेहादी ममालिक के यहाँ थरथली मचा दी है। मसला ये है कि इसकी बुनियाद पर जो डील की गई है यमन और रूस के माबैन, डील ये हुई कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में यमनी हौसियों के खिलाफ जो करारदादें लाई जाएंगी, इन्हें रूस हमेशा वीटो करता रहेगा और फिर इस ट्राइका के अंदर चीन भी शामिल हो जाएगा। लिहाजा तमाम तर सलामती काउंसिल के अंदर लाई जाने वाली करारदादें सिर्फ रद्दी की टोकरी में फेंकने के काम आएंगी। यमनी हौसियों ने ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि इसमें विन विन सिचुएशन रूस के लिए भी है और यमनी हौसियों के लिए भी है। अब रूस ने ये मुआहदा करके ये पैगाम दे दिया है कि हमें अगर पूरी दुनिया का सफर भी करना पड़े तो हम तब भी जाकर इन हमला करने वालों को, इस हमले को प्लान करने वालों को, इसके पीछे मौजूद मास्टरमाइंड को ना सिर्फ पकड़ेंगे बल्कि उन्हें सजा भी देंगे। यही वजह है कि फिर जिनके पेट के अंदर मरोड़ उठता है, उन्होंने यहां इस खित्ते के अंदर भारत के बाजू मरोड़ने शुरू कर दिए। भारत से कहा कि चलो बेटा, तुम्हें हमने इतने पैसे देकर हमेशा से पाला है, अब तुम जहर उगलना शुरू कर दो। अब किस तरीके से जहर उगला जाएगा? भारत ने फौरी तौर पर यह इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया कि मॉस्को के अंदर जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है, याद रहे कि उस हमला करने वाले के शूटर और जो हमलावर थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी तहकीकात में ताहाल ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। जो भारत रिपोर्ट कर रहा है और भारत ये इल्जाम लगा रहा है कि इस हमले में पाकिस्तान का भी किरदार है। जो हमलावर हमला करने के लिए गए, उनकी ट्रेनिंग और उन्हें असला फ्राहम करने में पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है। अब ये क्यों किया जा रहा है? ये करना इसलिए जरूरी है कि रूस और यूक्रेन की जंग में हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर ये इंटरनेशनल लॉबी ये इल्जाम लगाती रही कि पाकिस्तान यूक्रेन को असला फ्राहम कर रहा है, जबकि रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है कि हम इस जंग में न्यूट्रल हैं और यूक्रेन को तो असला फ्राहम करने का एक बहुत पुराना मुआहदा था। मौजूदा जंगी हालात में यूक्रेन को कोई असला फ्राहम नहीं किया जा रहा, लेकिन करवाने वालों के लिए, यानी भारत से ऐसी रिपोर्टिंग करवाने वालों के लिए यह जरूरी है कि जब वो पकड़े जाएं, यमनी हौसियों से मुआहदा हो जाए, तो फिर इस सारे दलदल के अंदर वो अपना मुंह छुपाने के लिए किसी ऐसे पे इल्जाम लगाएं, यानी अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, बजाय इसके कि ये देखा जाए कि यमनी हौसियों से इस मुआहदे के बाद अमेरिका और दीगर ममालिक के लिए जो मुश्किलात पैदा होने वाली है, खास तौर पर फलस्तीन और इसराइल के तनाजुर में, क्योंकि यमनी हौसियों से इस मुआहदे के नतीजे में रूस ने यह वादे कर दिया है कि सलामती कौंसिल की करारदादों को तो वीटो किया जाएगा। अब यमनी हौसियों को रोकना सलामती कौंसिल के जरिए तो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान की टांग खींचकर वो भारत लेकर आ रहा है जो ब्रिक्स के मुआहदे तोड़ते हुए खुद अमेरिका के साथ ऑयल की डील कर रहा है। याद रहे कि जब भारत ब्रिक्स के अंदर एक्टिव हुआ था तो अमेरिका को इस पर एतराज था, क्योंकि भारत और रूस की कुर्बत इसके जरिए आपस में बढ़ने वाली थी। लेकिन अब भारत ने इसी ब्रिक्स के तहत रूस को डॉज करते हुए, धोखा देते हुए अमेरिका की तरफ अपनी राहें सीधी करना शुरू कर दी हैं और उधर मुसल्ले बिछाकर, मिसाल के तौर पर कहा जाए तो नमाज उस जानिब पढ़ना शुरू कर दी है कि मुझे वहां से फायदा मिलता नजर आ रहा है। इस खित्ते के अंदर तो रूस और चीन कभी ये नहीं चाहेंगे कि भारत के साथ वो ट्राइका बने, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत काबिल एतबार नहीं है, ये अमेरिका का पिट्ठू है। ये तमाम सूरत हाल है और अब तक की इंतहाई अहम अपडेट्स थी। इस सारी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर और बैरूनी दुनिया में हालात किस तरफ जाने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और रूस अब जो कार्रवाइयां करने जा रहा है, यमनी हौसियों ने जो फ्री पैसेज दिया है, क्या इसके बाद दुनिया के अंदर अशियाए खुर्दोनोश, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी या पहले से कम होंगी?